नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का नए साल में स्वागत है। पिछला साल बहुत सारी राजनीतिक उथल फथल चुनावी साल भी रहा। हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए और उसकी वजह से देश की राजनीतिक परिस्थितियों और समीकरणों में बहुत सारा उलटफेर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, समीकरण बने बिगड़े, तमाम चीजें हुई। बावजूद उसके, तमाम कोशिशों के बावजूद भी इंडिया गठबंधन ने बहुत जोर लगाया, लेकिन नरेंद्र मोदी की तीसरी बार केंद्र में वापसी हुई। नया साल कैसा होगा, देश के सामने नए साल की क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। 2025 जो है, देश में कई आंदोलन देश को झेलने पड़ सकते हैं। उसकी सुगबुगाहट दरअसल 2024 से ही हो चुकी है। अभी पिछले 10 माह से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में चल रहा ये धरना कब खत्म होगा किसी को पता नहीं है। किसान नेता डल्लेवाल जो है वो पिछले 38 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत खराब है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उपाय किए जाने चाहिए। डॉक्टरों ने भी उनकी स्थिति गड़बड़ बताई है, लेकिन वो जिद पर अड़े हुए हैं। और कल जो है केंद्र सरकार ने एक तरह से ये कह के कि किसानों से तो वार्ता चल ही रही है, एक संकेत दिया कि कोई विशेष वार्ता की तैयारी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कमेटी भी बनाई है जिसको कि बातचीत आज करनी थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी से बातचीत करने से मना कर दिया। अब सवाल है कि किसान चाह क्या रहे हैं और इन किसानों के साथ हैं कौन कौन। आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल का लगभग वक्त है। पिछली बार जो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे किसान, तो 13 माह तक धरना चला था। आखिरकार कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान जब प्रधानमंत्री ने किया तब धरना समाप्त हुआ। इस बार 10 महीने हो गए हैं और पंजाब के जनजीवन को वो बुरी तरह प्रभावित कर रहा है धरना। और ऐसा भी नहीं है कि इस धरने को या किसानों के इस आंदोलन को पूरे पंजाब का या समाज के हर तबके का समर्थन है। अभी सोमवार को पंजाब बंद का ऐलान किया था किसान मोर्चा ने। पंजाब बंद के नाम पर रेल और बसें रोकी गई। दुकान बाजार जाके किसानों ने जबरन कई जगह बंद भी कराए, लेकिन व्यापारियों का इस आंदोलन को पहला तो समर्थन नहीं है। आम मध्यम वर्ग जो है उसका समर्थन नहीं है। मतलब इसमें कोई सामाजिक भागीदारी नहीं दिख रही है। और तो और पंजाब के अलावा इस किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों ने भी दूरी बना ली है। पहले हरियाणा के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे उनके साथ, लेकिन फिलवक्त जो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं वो किसान पंजाब का जत्था है और डल्लेवाल के समर्थन में वो लोग वहां डटे हुए हैं। बाकी देश के किसी हिस्से से इस किसान आंदोलन के पक्ष में कोई आवाज नहीं उठ रही है। अब सवाल है कि क्या है मांग मुख्य वही है कि एमएसपी की गारंटी चाह रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग ने जिस एमएसपी की गारंटी की बात की है वो गारंटी हमें चाहिए। ये स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2006 में पेश की थी। 2006 में उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। स्वामीनाथन कमेटी की कुछ रिपोर्ट लागू की गई है, ऐसी बात नहीं है। 200, मेरे ख्याल 200 से ज्यादा 201 सिफारिशें थी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान। उसमें से 250 175 करीब सिफारिशें लागू हो गई है, लेकिन जो 25-26 सिफारिशें नहीं लागू हो पाई है उनमें से एक ही एमएसपी का कानून है। स्वामीनाथन रिपोर्ट का कहना है कि जो फसलों की दर है वो उसकी लागत से कम 1.5 गुनी होनी चाहिए। मतलब यदि 100 रुपए की लागत है तो एमएसपी 150 रुपए से नीचे नहीं होनी चाहिए किसी भी फसल की। यूपीए सरकार ने उसको लागू नहीं किया। और तो और
2007 में राष्ट्रीय किसान नीति बनी थी, उसमें भी 2006 की सिफारिशें यानी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अनसुना कर दिया गया एक तरह से। एमएसपी तो सुनी ही नहीं गई। 2010 में केंद्र में ही कृषि राज्य मंत्री थे केवी थॉमस, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। केवी थॉमस ने राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर ने एमएसपी पर प्रश्न उठाया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि लागत पर न्यूनतम 50% वृद्धि यदि की गई एमएसपी में तो ये बाजार को बेजार कर देगा, विकृत कर देगा। एमएसपी और लागत के बीच एक यांत्रिक संबंध जो है, ये इसका काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। मतलब कृषि मंत्री का कहना था, कृषि राज्य मंत्री का, कि ये विनाशकारी हो सकता है। ये कैसे संभव है? बाजार छिन्न भिन्न हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस फॉर्मूले को स्वामीनाथन आयोग ने C2 + 50% ये फॉर्मूले का नाम दिया है कि लागत जो है उससे 1.5 गुना। अब सवाल है कि जब कांग्रेस ने उस समय स्वामीनाथन आयोग को बाजार को विकृत करने वाला ये एमएसपी वाली सिफारिश बताई थी, तो अब इसी एमएसपी की सिफारिश लागू करने के लिए आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 साल से खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किस तरह बेचैन है। तमाम भाषणों में, सभाओं में, रैलियों में, चुनावी सभाओं में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। वो ये नहीं बताते कि जब सिफारिश आने के करीब 8 साल तक सरकार कांग्रेस की रही तो इस सिफारिश को लागू क्यों नहीं किया गया। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि इस जो भी आंदोलन पंजाब के बॉर्डर पर चल रहा है वो खालिस किसानों का आंदोलन नहीं है। उस आंदोलन के पीछे जो है कांग्रेस के अलावा उस समय तत्कालीन कांग्रेस का जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तो जब यहाँ सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे थे तो उनका समर्थन था। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी भी पूरी सहानुभूति है उन आंदोलनकारी समूह के साथ। आड़ती बताए जाते हैं, तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस आंदोलन को पंजाब के जो बड़े आड़ती हैं, बड़े किसान हैं, उनका संरक्षण है। बाहरी ताकतों का इसमें इन्वॉल्वमेंट, उसके आरोप लग चुके हैं। खालिस्तानी झंडा तक फहराया गया है। खालिस्तान का सपोर्ट है कि नहीं है, मैं अपनी ओर से तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कुछ दिखा है, हिंसा हुई है, दिल्ली बॉर्डर पर लोगों को पीट पीट के मार दिया गया, बलात्कार के भी एक प्रकरण आया सामने। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक लड़की थी उड़ीसा की, उसके साथ, उड़ीसा या बंगाल की थी, उनके साथ जो है दुष्कर्म हुआ। तमाम हिंसक रूप लेने वाला आंदोलन, जनजीवन को प्रभावित करने वाला आंदोलन, आम जनजीवन को तो ये निश्चित है कि इसको बहुत ज्यादा स्वीकृति नहीं है। फिर ये कौन चला रहा है आंदोलन? क्या ये जनादेश को पलटने की या ना मानने की एक बैकडोर कोशिशें हैं कि किसानों को असंतुष्ट दिखाया जाए, किसानों को विद्रोही दिखाया जाए कि ये सरकार किसान के लिए कुछ कर ही नहीं रही है, किसान विरोधी है सरकार। एक ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश हो रही है। आंदोलनों की जहां तक बात है तो चलिए, किसान आंदोलन तो एक मुद्दा हुआ। अभी इससे पहले सीए को लेकर किस तरह से देश भर में बवाल मचा था और उस सीए के खिलाफ आंदोलन जो हुआ था उसको किस तरह राजनीतिक प्रश्रय था, किस तरह धरने में, शाहीन बाग में राजनीतिक दलों के नेता वहां गए, आंदोलनकारियों को, धरने पर बैठे लोगों को किस तरह समर्थन, सहायता दी, कहां कहां से आर्थिक सहायता मिली, किस किस तरह के आरोप लगे, ये पूरे देश ने देखा। अब 2-3 मुद्दे मैं और उसका जिक्र करूंगा, फिर मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। वक्फ कानून जो है वो पार्लियामेंट में पेंडिंग है। अभी जेपीसी के पास वक्फ कानून में संशोधन का जो बिल है वो जेपीसी के पास है। बहुत संभव है कि जो अगला संसद का सत्र होगा उसमें उसको पेश कर दिया जाएगा। जब ये कानून बना था उस समय से इसका विरोध चल रहा है। अब जब उसमें संशोधन, रिपील नहीं करना है, उस कानून को हटाने की बात नहीं हो रही है, उसमें संशोधन की बात हो रही है। तो संशोधनों को लेके भी आपने देखा होगा
कि जेपीसी में भी किस तरह गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़ा तक हो गया, गाली गलौज तक हो गई। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी जो है भिड़ गए थे, गाली गलौज पे उतर आए थे। पूरी शह वक्फ कानून को कहां से मिल रही है? इतनी ताकत, इतना खाद पानी कौन दे रहा है? यदि किसी कानून में विसंगति है तो उसको तो दूर किया ही जाना चाहिए। अब फिर सवाल है कि क्या वक्फ कानून का जो उद्देश्य था कि मुस्लिमों के गरीब तबके का कल्याण, क्या उस कानून से यह सपना साकार या यह उद्देश्य साकार हो पाया है? नहीं। ये चंद मौलवियों, चंद इमामों, इनकी मुट्ठी में वो संगठन आ गया है, उसके पास धन है और वही उसका मनमाना इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव मौलाना उमरैन, उन्होंने पिछले दिनों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को धमकी दी कि यदि हम वक्फ कानून को लेके कि यदि हम गए तो आपको भी लेकर जाएंगे, हमारी ताकत से ही आप लोग आए हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन एक और मुद्दा है वक्फ के अलावा, वो भी पार्लियामेंट में बिल अभी जेपीसी के पास भेजा जा चुका है। वो बिल, उस पर भी चर्चा होनी है। उसको लेकर भी विरोध के सर सुनाई देने लगे, जबकि इस देश में आजादी के 25-26 साल तक 1 नेशन 1 इलेक्शन के सिद्धांत पे ही काम हुआ था। पूरे देश में एक साथ चुनाव होता था, लोकसभा, विधानसभा, सारी विधानसभाएं और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ है। ये क्रम तब टूटा जब इंदिरा गांधी ने धड़ाधड़ तमाम राज्य सरकारों को बर्खास्त करना शुरू किया। कोई 1.5 साल में सरकार गिर गई, कोई 6 महीने में गिर गई, कोई 2.5 साल में गिर गई। तो क्रम व्यतिक्रम हो गया, क्रम गड़बड़ा गया। तो इस वजह से अब भाई जिस असेंबली का कार्यकाल 2.5 साल बचा था अभी, वहां नए सिरे से चुनाव कराना पड़ा, तो वो रद्दबद्द हुआ। 1 नेशन 1 इलेक्शन निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कानून है। इससे देश का पैसा बचेगा, आम एक्सचेकर का, आम जनता का पैसा बचेगा, एक्सचेकर का पैसा बचेगा, टैक्स का पैसा बचेगा, लेकिन उसको लेकर भी विरोध है। इसी तरह से एक मुद्दा है कॉमन सिविल कोड का, उसको लेकर अभी राजनीतिक गलियारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। बहुत संभव है कि केंद्र सरकार उस पर भी बिल लाएगी आज न कल। उसको लेकर अभी से धमकियां शुरू हो गई हैं कि कॉमन सिविल कोड आया तो जी देश का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के अधिकार का दमन हो जाएगा। मतलब उसको लेके जितने विकृत तर्क हो सकते हैं वो दिए जा रहे हैं। छात्र आंदोलन इन दिनों, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में तो इन दिनों आए दिनों छात्र आंदोलन आपको देखने को मिल रहा होगा। उसमें समाधान की गुंजाइश या समाधान का रास्ता सुझाने को कोई तैयार नहीं है। बस उस भीड़ में, छात्रों की भीड़ में, असंतुष्ट भीड़ के बीच जाकर राजनेता उकसा के और पिछली पतली गली से निकल लेते हैं। पिछले संसद सत्र में अडानी और ईवीएम का मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया, वो हालांकि खुद ही उनके सहयोगी दलों ने ही, कांग्रेस के अन्य साझेदारों ने ही उसकी हवा निकाल दी। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर के कथित अपमान का मुद्दा उठाया गया। देखा गया कि इस मुद्दे में थोड़ी सी दीर्घजीविता है, इसको लंबा खींचा जा सकता है। बाबा साहब का मामला है, भला कौन मना करेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिख दी कि बाबा साहब का अपमान करने वाली सरकार के साथ आप कैसे वहां बैठे हुए हो। तो मेरा ये कहना है अंत में कि आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि एक तरह से पूरे देश में माहौल तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कल एक बहुत मामूली सी बात पर किसी मंत्री की गाड़ी का कोई स्टाफ था, ड्राइवर मंत्री नहीं थे, वो स्टाफ से किसी गांव वाले से कोई बातचीत हुई, फिर मामला सुलझ गया, लेकिन आगजनी हो गई। मराठा आंदोलन को बीच बीच में सुलझाने की कोशिशें हो ही रही हैं। तो देश में क्या एक आंदोलनों का पूरा एक बैकग्राउंड, एक पूरा आंदोलनों के लिए एक पृष्ठभूमि, आंदोलन के लिए एक बेड तैयार करने की कोशिशें हो रही हैं? क्या जनादेश जो मिला है, उस जनादेश को हम रचनात्मक सहयोग या रचनात्मक विरोध के से दूर जाकर विप्लव और अराजकता के हथियार से हम उसे लड़ना चाह रहे हैं? इसलिए इस नए वर्ष में, नए साल में 2025 में यदि आपको देश के विभिन्न हिस्से में आंदोलन होता दिखाई दे, आंदोलनों की सुगबुगाहट सुनाई दे, तो चौंकने की जरूरत नहीं है। मेरा फिर कहना है कि इन तमाम आंदोलनों के पीछे कहीं ना कहीं जो हित समूह है
उससे ज़्यादा राजनीतिक समूह का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि सियासत ने अपने मुद्दे तय कर रखे हैं कि इन जो कि भावी मुद्दे सरकार अपने हाथ में लेना चाह रही है, कानून बनाना चाह रही है, उन मुद्दों को लेकर अभी से जिस तरह से पेशबंदियां चल रही है, इससे यही पता लगता है कि अभी आने वाला साल 2 साल देश को किस्म किस्म के आंदोलन, उपद्रव, विप्लव, अराजकता इन सब से जूझना पड़ेगा। सरकार का विरोध तब जरूरी है जब कहीं किसी समाज का अहित हो रहा हो, देश का अहित हो रहा हो, किसी राज्य का अहित हो रहा हो, तब सरकार से मोर्चा लिया जाना जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ अशांति के लिए, बवाल के लिए सरकार चल नहीं पा रही है, ये परसेप्शन बनाने के लिए, ये नैरेटिव सेट करने के लिए आंदोलनों से बचने की जरूरत है। ये वीडियो कैसा लगा, आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसे यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने यार मित्रों और परिजनों को इसे शेयर भी कीजिएगा। आप सभी को नमस्कार।